डिपेंड्स हमारे देश के जो एमपीज़ हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका जो एथिकल वे है यानी कि कैसे वो पार्लियामेंट है उसके अंदर कैसे बिहेव करते हैं, उसका जो एक लेवल है वो कैसे दिन ब दिन कम होता जा रहा है, या फिर जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन वो कैसे डेवलप्ड नेशन के साथ मिलके जो हम बात करते हैं क्लाइमेट फाइनेंस की उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जो आने वाला समय है उसके अंदर दोनों ही देश यानी चाहे डेवलपिंग नेशन हो या डेवलप्ड नेशंस हो वो दोनों ही एक कॉन्ट्रीब्यूशन एक साथ कर सके, ताकि ये जो फाइनेंस रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है क्लाइमेट के उसको रिजॉल्व कर सके। तो आज इन्हीं सब डिस्कशन करेंगे इन सभी टॉपिक्स के बारे में। तो मेरा नाम है रूपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू द रॉ क्लासेस। अब जो लोग नए जुड़ते हैं उनको बता दूं कि ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है, बट ये सिर्फ करंट अफेयर की सीरीज़ के साथ साथ हम जो है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है ओवरऑल ग्रोथ उस पर फोकस करते हैं। बिकॉज मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आप डजेंट मैटर आप किसी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, या इन जनरली अगर आप वर्किंग प्रोफेशन में भी हैं तो आपको जो एक पर्सनैलिटी है वो आपकी एक अपर एज आपको ज़रूरत होती है किसी भी फील्ड में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक मैंडेटरी है कि आप करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही हैं, बट जब आप बात आती है इंटरव्यू की तो ऐसे समय में आप कोई भी इंटरव्यू अगर क्रैक करना चाहते हैं, चाहे वो किसी एग्जाम रिलेटेड हो जाए या इन जनरल भी कोई प्राइवेट कंपनी के अंदर कोई हो, तो उसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी एक मेजर रोल प्ले करती है। तो उसी को लेकर मैं आपसे हर रोज़ एक नया कोट शेयर करता हूँ, जिसे अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एक डेली टास्क मानकर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कैसे चेंज हो रही है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप कोई महंगे कोर्सेज लें या इस चीज़ को ऐसे कुछ ज़्यादा और हाइप करें। आप डेली स्मॉल चेंजेस से अपनी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज दे सकते हैं। तो आज का जो कोट है डियर फ्रेंड्स वो है कि योर टाइम इज़ लिमिटेड, इट डजंट वेट, डोंट वेट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। अब होता क्या डियर फ्रेंड्स कि आप सोसाइटी में रहते हैं, हम सभी एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि हमारा कंपैरिजन जो है वो किसी और से किया जा रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे करके चीज़ें जो है वो हमारे जो मन है या फिर हमारा जो दिमाग है उसके ऊपर हावी होने लगती हैं। आपने देखा होगा कई बार कि जो हम बताते हैं ना कई बच्चों को आपको ऐसा करना है, उसी उनमें देखिए काफ़ी ज़्यादा अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने देखा होगा कई बार कहते हैं कि एक बड़ा ही कि शर्मा जी की बेटे जैसा बनी है, यानी कि इन जनरल ये एक जस्ट मीम है जिसमें कहा जाता है कि जो एक पर्टिकुलरली एक जो बच्चा है वो कम एक्सेल कर रहा है हर चीज़ में तो आपको उसके जैसा बनना है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसके जैसा बने, आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स है, आपकी अपनी वीकनेसेस हैं, आप उनके जैसा नहीं बन सकते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चे के ऊपर जो है ये ऐसी चीज़ थोप दी जाती है कि आपको ऐसा बनना है, ऐसा करना है, सेम पढ़ाई करनी है या सेम मार्क्स लाने हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब ऐसे में होता है क्या कि इंसान की या जो बच्चे की पर्सनैलिटी है यानी खुद की जो एक पहचान है वो कहीं ना कहीं खोने लगती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो एक पर्सनल की जो इंडिविजुअलिटी है उसको मेंटेन किया जाए। पेरेंट्स को खासकर इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे वो इस चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं कि उनका जो बच्चा है वो एक स्पेशल है, एंड हर एक जने की एक अलग स्पेशलिटी होती है, वो अपने वे में एक यूनिक होता है। तो जैसे ही अगर ये तो बात हुई बच्चों की, अगर मैं बात करूँ यू ऑल आर ग्रोन अप, आप सभी लोग बड़े हैं, तो आपका जो भी टाइम है इतने साल तक जो हुआ है दैट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, बट अब आगे आने वाला जो समय है वो आपके कंट्रोल में है। तो अब आपको चीज़ों को थोड़ा और समझदारी से लेना होगा। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको कोई कह रहा है कि आपको जैसा बनना है तो उस समय आप अपना थोड़ा धैर्य रखिए, आप थोड़ा विवेक काम में लीजिए, देन उसके बाद आप सोचिए कि आपको किसी और की तरह जीने की ज़रूरत नहीं है। आप बिकॉज यू आर यूनिक, आप अलग हैं, एंड जिस आपको कंपेयर किया जा रहा है वो अलग है। आप अगर आप अपनी ही स्ट्रेंथ से फोकस करेंगे तो ज़रूर एक दिन आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, अदर देन कि अगर आप किसी और पे फोकस करेंगे तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। अदर देन टाइम वेस्ट करने के बजाय आप अपने आप पे जब फोकस करेंगे आप जितनी एनर्जी उस पर लगाते हैं उतनी एनर्जी अपने आप पे लगाइए, तो आप डेफिनेटली एक्सेल या फिर सक्सेसफुल होंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो आई होप कि आपको ये कोट समझ में आएगा कैसे आपको दूसरों पे ध्यान नहीं देना है, आपकी खुद की जो स्ट्रेंथ्स हैं या खुद की वीकनेस जो है उनको ओवरकम करना है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक्सेल करना है। हो सकता है आज अगर आप किसी चीज़ में फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, यू हैव टू ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड उस चीज़ पे लगे रहना है, अपने आप पे फोकस करना है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जो एक पॉजिटिव रिजल्ट अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे। अब नाउ डियर फ्रेंड्स लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो सवाल है, जैसा कि आपको पता है मैं आपसे हर रोज़ एक नया सवाल पूछता हूं जो कि रिलेटेड होता है करंट अफेयर्स से। तो आपका सवाल है कि बैलन डी'ओर अवार्ड जो है वो किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, एंड किसने इस अवार्ड को मैक्सिमम टाइम्स जीता है। तो ये आज का सवाल है, आपको बताना है कि बैलन डी'ओर जो एक अवार्ड है वो कौन से खेल से जुड़ा हुआ है और सबसे ज़्यादा बार
इस अवार्ड को किस खिलाड़ी ने जीता है। Now dear friends, let's move towards the articles of the day. आज है 1 नवंबर 2023 एंड आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर वो है एथिक्स पार्लियामेंट्री कंडक्ट एंड द इंडियन एमपी। अभी जो हाल ही के अंदर एक केस हुआ है, यानी कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनका नाम है महबूबा मोइत्री, ये एक तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं जिन्होंने उनके ऊपर एक एक कंप्लेंट दर्ज की गई है कि उन्होंने किसी बिजनेसमैन से पैसे लेके एंड उसके जो है फेवर के अंदर बात की है इन लोकसभा। एंड इसके बारे में जो कंप्लेंट हुई है इसका ऊपर ध्यान दिया है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर जो हमारी जो पार्लियामेंट है उसकी एथिकल कमेटी है, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेने की बात बताई है। तो बताया गया कि कैसे द लोकसभा एथिक्स कमेटी एग्जामिनिंग एलिगेशंस अगेंस्ट महबूबा मोइत्री एन एमपी फ्रॉम द तृणमूल कांग्रेस हु इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग मनी फॉर प्रमोटिंग अ बिजनेसमैन इंटरेस्ट थ्रू पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस। अब ये जो महबूबा मोइत्री जी हैं इनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि किसी बिजनेसमैन के किसी बिजनेसमैन से उन्होंने पैसे लिए हैं एंड देन उसके बाद उनका जो प्रमोशन है थ्रू डिफरेंट पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस के थ्रू उनका प्रमोशन इतने बड़े जो हम कहते हैं ना कि लोकसभा जो है ये एक हमारी गवर्नेंस बॉडी है, तो इसके अंदर उनका एक प्राइवेट प्लेयर का पैसे लेके उन्होंने एक गलत तरीके से उनका एक एक प्रमोट किया है उस बिजनेसमैन को। तो ये एलिगेशन लगाए गए हैं महबूबा मोइत्री के ऊपर। इसके ऊपर जो एथिकल कमेटी है उसने इसके ऊपर एक्शन लेने की बात बताई गई है। एलिगेशंस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, अब इतनी बड़ी जो एक जिम्मेदारी होती है ना आप पे, यानी कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो आपको किसी जगह पे जितने भी लोग हैं, यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी लोग हैं उन्होंने आप पे भरोसा करके आपको चुना है, यू आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। और ऐसे में अगर आप किसी एक प्राइवेट प्लेयर की यानी कि किसी भी एक बिजनेसमैन की अगर आप बात इतने बड़े मंच पे जाके करते हैं तो ये एक तरीके से आपकी जो प्रिविलेज मिला है उसका एक गलत इस्तेमाल आप कर रहे हैं। आप उस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं है कि आपका काम क्या है, rather than आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि आप और ज़्यादा पैसे जो है वो कैसे किस चीज़ से आप कमा सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ कंडक्ट। ये आपकी एथिकल जो चीज़ें हैं यानी कि आपकी जो एथिकल या मॉरलिटी जो आपकी होती है वो दर्शाता है। तो ऐसे में इनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस और भी लगे हैं। इफ़ एन एमपी टेक्स मनी फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। अब ज़रूर अब ये जो एक इस साल जब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जब पार्लियामेंट चेंज करी यानी कि ओवरऑल जो हम पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में जब आए हैं, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हम एक जो सरकार का एक जो कहता है ना कि न्याय का या फिर मैं कहूँ गवर्नेंस का एक जो मंदिर होता है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। लोकसभा को इसकी संज्ञा दी गई थी। तो जब इतनी ज़्यादा पवित्र इस चीज़ को बताया गया तो ऐसे में अगर कोई एमपी इस चीज़ का उल्लंघन करता है कि जहाँ पे आपको जनता के बारे में सोचना चाहिए, जनता के बारे में बात बतानी चाहिए या फिर उनसे रिलेटेड जो है उनको इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहिए, उनके जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करनी चाहिए, वो करने की बजाय आप सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में देख रहे हैं, आप सिर्फ पैसे कमाने के बारे में देख रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जब होती है तो ये दर्शाता है कि जो एक पर्टिकुलर एक ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं तो इनकी क्या मानसिकता रही होगी या फिर इनका जो एक मॉरल कंडक्ट है वो भी सामने आता है। तो ये जो लोकसभा है इसकी समय की तो बर्बादी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इनको जो पावर्स मिली थी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका भी इन्होंने एक गलत इस्तेमाल किया है। प्रीवियस एक्सपल्शंस देते हुए बताया गया है कि कैसे प्रीवियस इंस्टेंसेस भी जो है यानी कि पहले कुछ ऐसे और इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने पैसे लेकर ही किसी और का प्रमोशन लोकसभा में किया है, इलस्ट्रेटिंग द सीरियसनेस ऑफ सच एक्शंस। अब जब हिस्ट्री में भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं या फिर पहले भी जब कि ऐसे कुछ केसेस सामने आए हैं तो अब ये एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है जहाँ पे अब इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। जब पहले ही ऐसी चीज़ें कुछ हो चुकी है तो अब जो एथिकल कमेटी है उनको और ज़्यादा सतर्कता से काम लेना चाहिए। अब इस मामले में जो है कोई भी ढील नहीं दिखाई जा सकती है, बिकॉज देन अगेन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लोकसभा जो है ये एक जहाँ से सरकार चलती है ये वो जगह है। तो यहाँ पे जो बात होनी चाहिए वो सिर्फ जो लोग हैं लोगों ने यानी कि जिन लोगों ने इन देश की जनता ने जिन्हें इन नेताओं को चुन के भेजा है सिर्फ उनके हित के बारे में बात होनी चाहिए, ना कि सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल जो एक बिजनेसमैन है उसके बारे में। रोल ऑफ एथिक्स कमेटी, अब जो एथिक्स कमेटी है जो पार्लियामेंट की जो एथिकल कमेटी है उसका रोल ये बताया गया कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो एथिकल रोल्स होते हैं
या फिर मैं बात करूँ एथिकल कंडक्ट जो होता है किसी एमपी का, उसके ऊपर ध्यान रखती है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, वो उनका व्यवहार कैसा है लोकसभा के अंदर। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाता है एथिकल कमेटी के द्वारा। तो लोकसभा एथिकल कमेटी इस्टेब्लिश्ड इन 2000, अब 2000 के अंदर इस कमेटी का गठन किया गया था। अब इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि ऐसी कुछ कंप्लेंट्स जब किसी एमपी के अगेंस्ट आती है कि जहाँ पे उन्होंने दर्शाया कि कैसे उनका जो एक्शंस है वो अनएथिकल है या फिर ऐसे प्रोपोर्शनेट नहीं है अकॉर्डिंग टू द लोकसभा, तो ऐसे में कुछ उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की जब बारी आती है तो उस समय जब एक्शन लेता है वो है एथिकल कमेटी। यानी कि चाहे जब उन्होंने या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने से कुछ एक्शन लिए हैं जो एथिकल कंडक्ट है पार्लियामेंट के या फिर लोकसभा के, उसको ब्रीच कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस एमपी को सज़ा देने की जब बारी आती है तो एथिकल कमेटी ही उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सज़ा देती है या फिर मैं बात करूँ उन्हें निष्कासित कर देती है। तो ऐसे कुछ सज़ा जो है वो दी जाती है उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। अब अनएथिकल कंडक्ट नॉट क्लियरली डिफाइंड, अब लेकिन जब ये गठित की गई थी ये कमेटी तो इसके अंदर बताया गया था कि कैसे जो एथिकल कंडक्ट्स है ना उनका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। यानी कि ये तो एक चीज़ हो गई कि आपने किसी प्राइवेट प्लेयर की बात की है लोकसभा के अंदर, तो ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे कुछ जो गुनाह होते हैं ना, जितने भी जब हम बात करूँ अनएथिकल जो जितने भी एक्शंस होते हैं उनके कोई खासा डेफिनेशन नहीं है कि ये जो एक्शंस हैं ये इस चीज़ के अंदर आते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत आ जाती है चीज़ों को और ज़्यादा सॉर्ट आउट करने की, थोड़ा चीज़ों को और ज़्यादा रोबस्ट और क्लियर बनाने की, जहाँ पे प्रॉपर डिफाइन किया जाए कि ये जो चीज़ें हैं यानी कि XYZ एक्शन जो है वो अनएथिकल हैं एंड इन सभी चीज़ों को आप इस लोकसभा के अंदर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। गिविंग द एथिक्स कमेटी द अथॉरिटी टू डिटरमाइन वेदर स्पेसिफिक एक्शंस आर अनएथिकल। अब जब ऐसी कोई चीज़ें खासा डिफाइन नहीं है तो ये जो एथिकल कमेटी है इनके लिए हर एक चीज़ को बड़ा आसान है ये कहना कि ये जो चीज़ है ये अनएथिकल हुई है। आप कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी एक्शंस ले तो उसके अगेंस्ट कोई भी चीज़ ये अगेंस्ट बता सकते हैं, बिकॉज कोई पर्टिकुलर फिक्स चीज़ नहीं है इसके अंदर कुछ आता नहीं है। तो ये एक तरीका का कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बिटवीन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या फिर जो एथिकल कमेटी है उन दोनों के बीच में एक कन्फ्यूजन पैदा होता है इससे। अब कुछ अनएथिकल कंडक्ट एग्जाम्पल है तो ये बताया गया कि कुछ MP जो हैं वो किसी अपने जो रिश्ता होते हैं उनको पार्लियामेंट की सैर कराना, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, या किसी को भी अपना रिश्ता बता देना और देन उसके बाद में उसे पूरे पार्लियामेंट में घुमा देना। तो ऐसे कुछ एथिकल कंडक्ट जो है वो ब्रीच के एग्जाम्पल दिए गए हैं। मैं क्या पढ़ अब एथिकल स्क्रूटनी की बात को दोस्तों, तो मोरल बिहेवियर तो इसके अंदर आता ही है कि आपका जो मोरल बिहेवियर है यानी कि आपको जिस काम के लिए यहाँ पे रखा गया है अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ जो है आपके मोरल बिहेवियर को दर्शाती है। अब अंदर स्क्रूटनी ऑफ एथिक्स कमेटी विच कैन रिकमेंड पनिशमेंट सच एज सस्पेंशन और रिस्ट्रिक्शंस ऑन पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़। अब जब ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जब कोई MP जब ब्रीच करता है तो उसको एथिकल कमेटी है उसको ये पनिशमेंट देती है कि या तो उनको सस्पेंड कर देती है या फिर उनके ऊपर जो एक्टिविटीज़ जो होती है पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ उनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है। तो ये कुछ सज़ाएँ जो हैं वो दी जाती है अगर कोई MP जो है इन सभी चीज़ों को ब्रीच करता है। अब यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है वो है कि जो एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है उसके अंदर और मोरल जो एक मिसबिहेवियर है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। अब केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस आर नॉट डेल्ट विद एथिकल कमेटी बट आर रेफर्ड टू अ स्पेशलाइज्ड कमेटी ऑन लीगल अथॉरिटीज। अब दोस्तों दो जो क्राइम होते हैं ना वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो क्राइम है कि यानी कि कोई नेता है उसके ऊपर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके ऊपर अलग अलग केसेस चल रहे हैं, चाहे वो कोई मर्डर केस हो या कोई अलग अलग क्रिमिनल केसेस होते हैं। तो वो जब ऐसे केसेस चलते हैं तो उनके ऊपर जब एक्शन लेने की बारी आती है तो एथिकल कमेटी नहीं लेती उस समय पे, जब जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं वही इसके ऊपर काम करती है। बट जो एक मैं मॉरलिटी की जो बात कर रहा हूँ ना, एक आप एज अ पर्सन आप कैसे बिहेव करते हैं, आप अपनी ड्यूटी सही से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, आपका जो एक अपने अंदर जो व्यक्तित्व होता है आपका कि आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सबके हित में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ अगर चीज़ों को ऑफेंस होता है या ऐसी कुछ चीज़ें जब ब्रीच होती है तो उस समय पे जो एथिकल कमेटी है उसका रोल महत्वपूर्ण हो जाता है और वही जो है इन ऐसे MPs को सज़ा भी देती है। अब पार्लियामेंट्री वर्सेस जुडिशियल प्रॉब्स को बताते हुए कि ये बताया गया है कि कैसे डिफरेंसेस जो है बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड जुडिशियल प्रॉब्स
highlighting that parliamentary committees consist of MPs and follow their own rule of investigation. अब जैसे मैंने बताने कि आपको ये दोस्तों दो अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि एक तो क्राइम कोई MP जब करता है या फिर एक अनएथिकल बिहेवियर किसी का होता है, तो ऐसे में जो अलग अलग बॉडीज़ हैं जो इनका इन्वेस्टिगेट करते हैं उनका अलग अलग तरीका होता है इन्वेस्टिगेशन का, एंड जो सज़ा देने का तरीका है वो भी डेफिनेटली अलग होता है. फ्रीडम टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, अब ऐसा नहीं है कि किसी MP को पता नहीं है अपनी ड्यूटीज़ के बारे में, या ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि उनको कोड ऑफ कंडक्ट पता नहीं होते उनको. एक स्पेशली आपको पता है ना कि अगर कोई नेता है या फिर कोई MP है, खास करके कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसको लगभग 3 to 4 IAS जो ऑफिसर्स होते हैं उनको उनके साथ काम करने दिया जाता है ताकि उनको हर जो कदम है उस पर उनको गाइड करे. तो ऐसा नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ पता नहीं होता, डेफिनेटली उन सब चीज़ें पता होती है, एंड जो लोग हैं वो भी उनको बताते रहते हैं. बट देन अगेन अगर इसके बाद भी आप गलतियां कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जहाँ पे जो एथिकल कमेटी है उनको वर्क करने की ज़रूरत है. MPs have the freedom to tap various sources for information to carry out their parliamentary duties, and their right to maintain the confidentiality of such sources is protected by the Article 105 of the Constitution. अब जितने भी ड्यूटीज़ हैं इनके द्वारा आप आपको पता है कि कौन सी ड्यूटीज़ कैसे करनी है, एंड जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उस सोर्स की जिसका जहाँ से आपको पता चला है कि क्या काम कैसे किया जाता है उसको आप बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं. आर्टिकल 105 के अंदर बिल्कुल छूट दी गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, बट अगेन कितनी ही छूट क्यों ना हो, कितनी ही आपको सामने से चीज़ें पता क्यों ना हो और मदद करने वाले लोग भी क्यों ना हो, अगर आप फिर भी ऐसी कुछ ब्रीच कर रहे हैं चीज़ों को या फिर जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको ब्रीच कर रहे हैं, तो ये एक दर्शाता है कि आप कितने लापरवाह हैं. एंड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है जिन्होंने आपको वोट दिया है. तो ऐसे में ज़रूरत है नेताओं को समझने की या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को समझने की कि कैसे जो लोगों ने जिन्होंने विश्वास करके उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है या उस लोकसभा में भेजा है, तो अपनी ड्यूटीज़ को खास करके उस समय पे याद रखें, एंड जो लोग जिन्होंने भेजा है उनके प्रति उनका सम्मान दे, उनका डिसीजन को थोड़ा सम्मान दे. तो आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको समझ में आएगा कैसे जो डिफरेंट जो लॉज होते हैं या फिर डिफरेंट जो एथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, चाहे क्रिमिनल हो अलग है या एथिकल हैं, उन सभी के डिफरेंस है और कैसे अलग अलग बॉडीज़ बनाई गई है इन दोनों ही केसेस के अंदर सजा देने के लिए. Now let's move towards second article. आज तो सेकंड आर्टिकल है कि स्टॉकिंग द क्लाइमेट फाइनेंस अ केस ऑफ सर्कल इन रेड इंक. अब हुआ क्या है कि डिफरेंस आपको जैसे पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है ये एक मेजर कंसर्न है ऑल ओवर द ग्लोब. अब ऐसे में जो कुछ जो मैं बात करता हूँ ना आपसे कि कैसे डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो मदद कर सकती है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, बिकॉज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है दे हैव द रिसोर्सेज टू हेल्प आउट द अदर कंट्रीज़. तो क्लाइमेट फाइनेंस इज क्रूशियल फॉर रिटेनिंग द ट्रस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस. अब ऐसा में हुआ क्या है दोस्तों कि कुछ जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अपनी तरफ से फुल ऑन पोटेंशियल पे वर्क कर रहे हैं कि कैसे जो ये क्लाइमेट चेंज है उसको रोका जाए, बट देन अगेन क्योंकि वो डेवलपिंग फेज़ में है तो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते इस चीज़ के अंदर कि वो सभी जो पैरामीटर्स हैं उनको एक साथ रख के एंड देन डेवलपिंग फेज़ में आगे बढ़ सकें. जब मैं बात करता हूँ आपसे डेवलपिंग फेज़ की, अब इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई कंट्री है जहाँ पे बहुत डेवलपिंग फेस में है वो. अब जब कोई कंट्री डेवलपिंग फेस में होती है तो वहाँ पे कई सारा कंस्ट्रक्शन होता है, कई सारी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, कई इंडस्ट्री सेटअप होती हैं. तो ऐसे में ये जो चीज़ है ना कि आप उस समय पे क्लाइमेट चेंज का ध्यान रख पाएंगे, यानी पॉल्यूशन तो ज़रूर होगा. अगर कोई चीज़ बन रही है या कोई इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तो पॉल्यूशन तो होगा ही. तो ऐसे में दोनों चीज़ों को एक साथ हैंडल करना किसी भी डेवलपिंग देश के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल काम है. तो ऐसे में जो डेवलप्ड देश है जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं तो वो हेल्प आउट कर सकते हैं ऐसे नेशंस को, ताकि वाइल डेवलपिंग जब किसी डेवलपिंग फेज़ में चल रहे हैं तो जितना कम मिनिमम एक पॉल्यूशन हो सकता है वो कम करने की कोशिश करें. यानी कि अपने तरफ से जितने भी एफर्ट्स जो डेवलप्ड देश हैं वो लगा सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, ताकि जो वाइल डेवलपिंग जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम से कम लेवल तक किया जा सके. अब COP28 की बात करो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो हाल ही के अंदर इजिप्ट के अंदर होने वाली दिसंबर महीने में, तो इसके अंदर जो मेन फोकस रहेगा वो इसी चीज़ पे रहेगा कि जो कैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं टू डेवलपिंग नेशंस और इस चीज़ के लिए कि वो कैसे एक मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, कैसे क्लाइमेट चेंज जो है इसको और ज़्यादा ईजी बनाने के लिए कैसे थोड़ा और सभी के लिए इस जो एम है उसको अचीव किया जा सके. अब ग्लोबल टेक की बात करूँ दोस्तों तो टेम्परेचर इंक्रीज हम देख रहे हैं कि कैसे अभी तक ये लगभग नवंबर शुरू हो चुका है, देन अभी तक ऐसी कुछ खासा सर्दी जो है हमें देखने को नहीं मिली जिसे हम 5 साल पहले देखा करते थे.
तो ये एक ग्लोबल कंसर्न है कि मौसम तो आ चुका है, यानी नवंबर तो मंथ स्टार्ट हो चुके हैं, बट अगेन जो जिस लेवल की ठंड की हम बात करते हैं वो अभी तक नहीं पड़ी है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि कैसे जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बेग योर पार्डन। अब इसके अंदर ये बात यह है कि विच विल फीड इनटू द ग्लोबल स्टॉक टेक एंड डिस्कशन एट COP। अब ये जो चीज़ है ना कि कैसे हज़ार्डियस वेदर इवेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो या लगभग 1.1 डिग्री जो सेल्सियस है वो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल लेवल पे आपको बहुत कम लग सकता है कि 1.1 डिग्री जो सेल्सियस है वो सर बहुत कम होता है, बट हम जब ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं ना तो ये 1 डिग्री सेल्सियस भी जो है वो काफ़ी एक शॉकिंग आंकड़ा है। तो ये मेन कंसर्न रहेगा COP28 के अंदर। वाइल रैम्पिंग अप मिटिगेशन एक्शंस, डेवलपिंग कंट्रीज में डिमांड इंक्रीज मिटिगेशन एक्शंस फ्रॉम डेवलप कंट्रीज टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। अब वही जो मैंने आपको बताया ना शुरुआत में कि कैसे जो COP28 की मीटिंग होने वाली है वहाँ पे जो डेवलपिंग नेशंस है वही इस बात को ज़रूर रखेंगे कि हम डेवलपिंग फेज में हैं, तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कुछ ऐसे फाइनेंसिस की जो डेवलप्ड हमें दे सकते हैं, ताकि हम जितना कम हो सके उतना कम पॉल्यूशन करें वाइल डेवलपिंग आवर नेशंस। तो $100 बिलियन की जो क्लाइमेट चेंज फाइनेंस जो है टारगेट रखा गया था उसको पूरा करने की इतने सालों से बात चल रही, लेकिन अभी तक जो डेवलप्ड देश हैं वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो COP28 का मेन मुद्दा तो ये भी रहेगा कि जो $100 बिलियन जो बात की गई थी उसको पूरा करें एंड सपोर्ट जो है क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट को लेकर वो सभी देशों को पहुँचाया जाए। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूँ दोस्तों, प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज इज एन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी प्रिंसिपल। अब हर जो कंट्री है, हर जो डेवलप्ड कंट्री है उसको एक अपना एक तरीके से अपनी मॉरल ड्यूटी या फिर एक बात कहूँ कि कैसे हम पूरी विश्व को या फिर ग्लोब को हम अलग अलग जो डिफरेंट क्लाइमेट चेंजेस है उससे बचा सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब एक तो ये बात होगी कि देना है एक तो कहने की बात होगी कि हाँ हम आपको $1,000 बिलियन जो है वो देंगे, बट एक अगर आप देखें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अगर इस तरीके से सोचें ना कि हाँ हमें इस विश्व को यानी इस पूरी धरती को ही जो क्लाइमेट चेंजेस हैं या अलग अलग जितने भी इफेक्ट्स हो रहे हैं इन सबसे बचाना है, तो जब आप इस लेवल पर सोचते हैं ना कि जब आपको सबकी मदद करनी होती है तो बिल्कुल आप आपके दिमाग में कोई सेकंड थॉट नहीं आता है, आप जल्द से जल्द मदद करना चाहते हैं। तो ऐसी ही कुछ सोच की ज़रूरत है इन सभी देशों को जब डेवलपिंग फेज में है कई कंट्रीज़, तो ऐसे में जो डेवलप्ड देश हैं वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन एज सून एज पॉसिबल जो है वो इन देशों को दे सकें। अब मैंडेटरी फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करूँ दोस्तों, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ आर मैंडेटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्स टू डेवलपिंग कंट्रीज पार्टीज अंडर द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। अब पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो उस समय बात की गई थी कि जो डेवलप्ड देश हैं वो डेवलपिंग नेशंस को कुछ फंड प्रोवाइड करेंगे फॉर द क्लाइमेट चेंज, बट इतने साल हो गए पेरिस एग्रीमेंट को, अभी तक जो कोई खासा एक्शंस है वो नहीं लिया गया है। तो ऐसे में जब COP28 की मीटिंग जब होगी जहाँ पे सभी नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स के या डिप्लोमेट्स या सभी जो नेता होंगे वो जो वहाँ पे मौजूद होंगे, वर्ल्ड लीडर जब मौजूद होंगे, तो ऐसे में इस चीज़ को रखना आसान होगा, ताकि ये जो चीज़ है यानी कि जब पेरिस एग्रीमेंट की बात होती है जहाँ पे हम बात की थी कैसे फाइनेंशियल एड पहुँचा जाएगा, तो ये जब बात वहाँ पे रखी जाएगी तो एक लार्ज जो कम्युनिटी है उस तक ये संदेश जाएगा, एंड जिन लोगों ने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया है उन लोगों का भी इस पर ध्यान आकर्षित होगा, एंड वो कहीं ना कहीं एक्शन लेने पे जो है वो ज़रूर मजबूर होंगे। तो चैलेंजेस इन मीटिंग कमिटमेंट, अब कुछ चैलेंज जो है वो अभी तक आए हैं सामने जिनको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। COP26 की जो मीटिंग हुई थी और बताया गया था डेवलप्ड कंट्रीज हैं एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर बीइंग अनएबल टू मोबिलाइज द फुल $100 बिलियन इन क्लाइमेट चेंज। अब COP26 जब हुआ था दोस्तों, तो उस समय पे जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनका ये कहना था कि हम उस समय पे इस इस चीज़ को जो है वो फुलफिल नहीं कर पाए थे कि हम सभी डेवलपिंग नेशंस को जो है वो $100 मिलियन का फंड प्रोवाइड करेंगे। यानी इसके पीछे कुछ अलग अलग रीज़न दिए गए थे, उसके पीछे कुछ वॉर के सीनेरियोस बताए गए थे कि कैसे वॉर चल रहे हैं, या फिर जो कोविड-19 का जो सीनेरियो है उसको भी बीच में लाया गया था, या फिर वो जो एक रीज़न था उसको मेन कल्प्रिट बताया गया कि जिसके कारण जो है फंड प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं। बट नाउ इज़ द टाइम, अभी कोई भी
ऐसा कोई खासा मेजर कंसर्न नहीं है, ना तो कोविड का है, ना कुछ अलग अलग चीज़ें जो है वो एक साथ घटित नहीं हो रही। तो ये जो है समय है, ये एक बेस्ट समय है जहाँ पे डेवलप्ड नेशंस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स डेवलपिंग नेशंस। अब अनमेट फाइनेंशियल नीड्स जो है एनडीसी और डेवलपिंग नेशन कंट्रीज प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल नीड्स टू ट्रांजिशन टू लो कार्बन क्लीनर एनर्जी सिस्टम्स एंड करंट फंडिंग मैकेनिज्म आर अनएडिक्वेट। अब ये जो कुछ चीज़ें हैं ना कि लोअर कार्बन एमिशंस है या क्लीन एनर्जी सिस्टम है, तो ये सभी चीज़ों को अब सिग्निफिकेंटली फाइनेंशियल नीड्स की ज़रूरत है, जहाँ पे अब ज़रूरत है कि ये सभी एरियाज जो है वहाँ पे फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाए। एंड मैकेनिज़्म जो है उसको इनएडिक्वेट बताया गया है, ताकि जो भी सिस्टम जो मैकेनिज़्म चल रहा है वो इनएडिक्वेट है अभी तक डेवलपिंग नेशंस के अंदर, तो उसको एडिक्वेटली प्रोवाइड किया जाए ताकि जो सिस्टम है वो एक स्मूथली वे में रन करें। बर्डन शेयरिंग चैलेंजेस, देयर इज़ नो एग्रीड अप्रोच अमंग डेवलप्ड कंट्रीज टू शेयर बर्डन ऑफ $1,000 billion, $100 billion क्लाइमेट फाइनेंशियल गोल एंड मैंडेटरी फार्मूला इज लैकिंग। अब जो मेन जो चीज़ है ना यहाँ पे दोस्तों, कि एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलने वाली बात है कि एक देश बोल रहा है, जो मान लीजिए कोई 4 डेवलप देश हैं, वो एक दूसरे पे ही बस ये ब्लेम गेम डाल रहे हैं कि आप दीजिए $100 बिलियन, और दूसरा कह रहा है कि आप दीजिए। एंड ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डाल रहे हैं, इसकी वजह से भी जो प्रोजेक्ट है ये डिले होता जा रहा है। तो ऐसे में समझने की ज़रूरत है सभी डेवलप देश को कि ऐसे एक दूसरे पे ब्लेम गेम डालने से काम नहीं होगा। दे वर्क टू वर्क टुगेदर एंड देन उसके बाद में जब चीज़ें जब साथ मिलके काम होगा, सभी देश मिलके जब काम करेंगे तभी इस एम को जो है अचीव किया जा सकता है। तो समझने की ज़रूरत है सभी देशों को कि किसी एक के कंट्रीब्यूट करने से काम नहीं होगा, सभी देशों को एक साथ आना पड़ेगा एंड देन कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको ये सेकंड आर्टिकल समझ में आएगा कि कैसे जो डेवलप्ड देश हैं वो कैसे इस प्रोजेक्ट को डिले कर रहे हैं, एंड देन अगेन क्यों ज़रूरत है जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको पैसों की क्लाइमेट चेंज को लेकर स्पेशली क्यों ज़रूरत है पैसों की, ताकि वाइल डेवलपिंग इस डेवलपिंग फेज के अंदर वो और ज़्यादा जो पोल्यूशन है उसको कम कर सके एंड एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनकी ओर अग्रसर रह सके। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड हेडलाइंस। आज की कुछ हेडलाइंस चेक कर लेते हैं। जो मैनचेस्टर सिटी है वो है मेंस क्लब ऑफ द ईयर। इस साल की जो मेंस क्लब ऑफ द ईयर है, यानी फुटबॉल के अंदर जो मेंस फुटबॉल क्लब्स होते हैं उसके अंदर सबसे बेस्ट जो है वो है मैनचेस्टर सिटी। लियो मेसी और स्पेनिश मिडफील्डर जो है बोनमाटी, उन्होंने जीता है इस साल का बैलन डी और अवार्ड। तो आई होप कि आपको एक सवाल जो है उसका आंसर तो मिल गया होगा एंड आपको दूसरा आंसर जो है वो मुझे बताना है। एंड स्ट्राइव टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047 PM टेल्स सिटीजन्स। अब हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा है कि हमारे देश को अभी जो हम डेवलपिंग फेज के अंदर हैं हम डेवलप्ड फेज में आ जाएंगे बाय 2047 अगर इसी स्पीड से हम आगे बढ़ते रहे तो दैट्स ए रियली गुड न्यूज़। और LCH जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जिसे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, सक्सेसफुली कैरीज आउट इनॉग्रल फायरिंग। अभी ये जो है ना आपको दोस्तों दिख रहा है कि LCH प्रचंड जो है ये हमारे इंडिजिनियसली बिल्ट हेलीकॉप्टर है, जिसे हमारी बात की कंपनी ने बनाया है। तो इसने अपना जो इनॉग्रल फायरिंग सेशन है उसको कंप्लीट कर लिया है एंड ऑल द सिस्टम जो है इसके फायरिंग या वेपन्स के दे आर वर्किंग प्रॉपरली। सो दैट्स ए रियली गुड न्यूज़ फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी एज वेल। सो वेरी कंग्रेचुलेशंस टू LCH टीम। तो ये थी आज की कुछ हेडलाइंस। आई होप कि आपको सभी जो हेडलाइंस है वो इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड आपकी जो ज्ञान है उसके अंदर ज़रूर इजाफा हुआ होगा। सो या दैट्स अबाउट टुडेज एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अपना आंसर्स कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका जो भी सवाल है या आपका जो भी सजेशन है तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इस वीडियो को शेयर कीजिए विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड बेल आइकन को दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आप शॉर्ट्स जो है उन्हें चेकआउट कर सकते हैं फॉर बाइट साइज नॉलेज। सो या this is Rupendra Shekawat signing off. Jai Hind, and I will see you in the next episode.